हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज जोधपुर पे। जब मैं आपका साथी रवि असंक्रामक बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। असंक्रामक बीमारियां यानी ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रोग या बीमारियां हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 संक्रामक या संचरणीय बीमारियां, दूसरी असंक्रामक या असंचरणीय बीमारियां। संक्रामक बीमारियां होती है वो ऐसी बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। और ये बीमारियां हैं वायरस या विषाणु, जीवाणु या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई या फिर अन्य किसी जीव द्वारा हो सकती हैं। और असंक्रामक बीमारियां होती हैं वो जैसे पोषक तत्व हो गए, कैल्शियम, आयरन वगैरह इनकी कमी से हो गया, विटामिन की कमी से, हार्मोन वगैरह इनकी कमी या अधिकता से, या जन्मजात या आनुवांशिक रोग हो गए, या अन्य कारक जैसे तंबाकू, गुटखा इनके सेवन से कैंसर वगैरह होते हैं। तो ये सारे असंक्रामक या असंचरणीय बीमारियों की श्रेणी में आते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि किस विटामिन की कमी की वजह से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है। तो याद रखना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है। विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन जो ई है, इसकी कमी की वजह से बंध्यता या जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेलेमिया जैसे रोग होते हैं। सवाल नंबर 2 है कि बच्चों में क्वाशियोरकोर रोग। देखो, बच्चों में क्वाशियोरकोर रोग नामक बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से होती हैं। इसमें बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से गेंगा, गलगंड या गोइटर रोग होता है। नेक्स्ट, डायलिसिस या अपोहन प्रक्रिया किस अंग के खराब होने की स्थिति में किया जाता है। तो देखो, हमारे जो किडनी है, किडनी कह दो, वृक्क कह दो, गुर्दा कह दो, किडनी का जो काम है वो अपने शरीर के अंदर जो रक्त है उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, उनका निपटान करना होता है। उनको शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य किडनी का होता है। और जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में अपने रक्त के अंदर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ ना जाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक ऐसे पाउच होता है जिसके अंदर अपोहन द्रव भरा जाता है, कोलाइडी पदार्थ होता है इसके अंदर, और इसके 2 नलियां लगी हुई होती हैं। एक नली है जो किसी व्यक्ति जिसकी किडनी खराब है उसकी धमनी से जोड़ दी जाती है, जिससे रक्त है इस पाउच के अंदर आता है और यहाँ साफ हो जाता है अपशिष्ट पदार्थ, और वापस शुद्ध रक्त है वो इस नली के थ्रू उसी व्यक्ति की शिरा से जोड़ दिया जाता है और फिर शिरा से होता हुआ वापस शरीर के अंदर चला जाता है। तो ये प्रक्रिया किडनी खराब होने की स्थिति में की जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरक्तता या एनीमिया रोग में किसकी कमी होती है। तो याद रखना, एनीमिया रोग के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है और आरबीसी रक्त में पाई जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक नाम से पता चल रहा है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन होती है, ये तो प्रोटीन होती है, प्रोटीन चैन होती है, और जो हीम होता है वो आयरन का बना हुआ होता है। तो अगर आयरन की कमी है तो भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कमी है तो आरबीसी कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में देखो एनीमिया, इसमें मैंने ऑप्शन लिखा है कि लोह तत्व की कमी, उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी और आरबीसी की कमी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो अपनी स्तन ग्रंथियों का विकास और दुग्ध निर्माण करने का कार्य करता है। तो और प्लेटलेट्स की कमी है वो डेंगू बीमारी में होती है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से कारक कैंसर कर सकते हैं। तो देखिए, कैंसर पहले क्या होता है ये बता देता हूं। अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन का गुण पाया जाता है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं इस तरह से बनती हैं, और साथ साथ में ये विभाजन है वो नियंत्रित होता है। और ये नियंत्रित कौन करता है, इसी कोशिका की पड़ोसी कोशिकाएं। वे पड़ोसी हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे ये कोशिका है, ये विभाजन करने अनियंत्रित हो जाती है, ये वापस नियंत्रित कर देती है। इसको वापस विभाजन करना है तो ये नियंत्रित कर देती है।
तो इस प्रकार ये चलता रहता है। और जब कभी किसी बाह्य कारक या फैक्टर की वजह से कोशिकाओं का ये गुण है, ये अगर खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती रहती है और उस स्थान पर गांठ बना लेती हैं। इस कंडीशन को ही अपन कैंसर या कर्क रोग कहते हैं। कैंसर या कर्क रोग कहते हैं। और ये कौन कौन से फैक्टर या कारक हो सकते हैं? ये फैक्टर तंबाकू हो सकता है, गुटखा हो सकता है, पराबैंगनी किरणें हो सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है कि वसीय यकृत रोग या जिसे बोलते हैं फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस किसके सेवन से होते हैं? ये बीमारियां हैं। तो लीवर अपने शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, लीवर को हिंदी में यकृत या लोकल भाषा में कलेजा कहते हैं। तो ये कलेजा है या लीवर है। जब भी व्यक्ति शराब या अल्कोहल का सेवन करता है, उस कंडीशन में क्या होता है, लीवर के अंदर फैट जमा होने लगती है, यानी वसा जमा होने लगती है। उस कंडीशन को अपन फैटी लीवर कहते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आदमी शराब का सेवन करता है लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, और उनके स्थान पर फाइबर या तंतु निर्मित हो जाते हैं और यकृत है वो खराब हो जाता है। उस कंडीशन को अपन लीवर सिरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, गलत कथन है। ऑप्शन ए है कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मैरेस्मस रोग होता है। देखो, क्वाशियर को रोग होता है वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मैरेस्मस रोग है वो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। यानी बच्चे को ना तो प्रोटीन मिलता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट या वसा वगैरह मिलती है जिससे उसको ऊर्जा मिल जाए। नेक्स्ट, गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। बिल्कुल, जो व्यक्ति गुटखा खाते हैं उनके क्या होता है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। उस बीमारी को कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ऑप्शन सी है आयरन या लोह तत्व की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता रोग होता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। और दांतों और हड्डियों में कमजोरी कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि दांत कैल्शियम और फॉस्फेट से ही बने होते हैं। और ऑप्शन ई है कि गैंगा गलगंड या गोइटर रोग है वो शरीर में फ्लोराइड की अधिकता से होता है, ये बात गलत है। गैंगा रोग होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से कह दो, या फिर आयोडीन की कमी की वजह से होता है, जबकि फ्लोराइड की अधिकता से एक रोग होता है जिसका नाम होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, पानी की टंकियों पे लिखा होता है फ्लोरोसिस की क्या पहचान, दांत पीले हड्डी जाम। तो वो पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है उस कंडीशन में फ्लोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखो, विटामिन ए है उसकी कमी से रतौंधी होता है, रात में व्यक्ति को नहीं दिखता है। जीरोप्थेल्मिया जिसको बोलते हैं शुष्क अक्षिपाक, जिसके अंदर आंख क्या होती हैं, सूखी सूखी सी महसूस होती हैं, शुष्क अक्षिपाक, शुष्क यानी सूखा और अक्षि यानी आंख। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, जिसके अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, भूख वगैरह नहीं लगती है, ये बात भी सही है, ये भी सही है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग के अंदर क्या होता है, होठों और मुंह के किनारों का फटना, ये याद रखना आपको। और विटामिन डी की कमी से यहाँ लिख रखा है जनन क्षमता में कमी या बंध्यता, ये बात गलत है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जिसको सूखा रोग कहता है ये बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो बड़ों में होता है, वयस्क में होता है। और जो जनन क्षमता में कमी या बंध्यता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, टिटेनी रोग होता है। देखो, टिटेनी रोग को हिंदी में कहते हैं अपतानिका। इसके अंदर क्या होता है, कभी कभार अपने पैरों के अंदर एकदम से जकड़न आने लगती है, उसी कंडीशन को अपन टिटेनी कहते हैं। तो ये टिटेनी है वो अपने पैराथार्मोन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अपने शरीर के अंदर पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, और पैराथायरॉयड ग्रंथि से ही ये पैराथार्मोन निकलता है, जिसका काम होता है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाए रखना। और जब ये हार्मोन कम हो जाता है तो कैल्शियम हो जाता है कम, और उस कंडीशन में अपने को रोग हो जाता है टिटेनी। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो सबको पता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज या इसको अपन लोकल भाषा में शुगर रोग कहते हैं, ये हो जाता है। और इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय और अग्नाशय के अंदर भी बीटा कोशिकाएं होती है। लैंगरहैंस द्वीप नाम का एक कोशिका समूह होता है,
वहाँ पे जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। और इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कम करता है। शुगर को कम करने का काम ये है। और जब इंसुलिन ही कम हो गया तो शुगर को कम करने वाला कोई बचा नहीं, तो शुगर बढ़ जाएगी रक्त के अंदर और वो हो जाएगा मधुमेह या डायबिटीज। बोनापन है वो वृद्धि हार्मोन की कमी की वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से। गलगंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। और ऑस्टियोपोरोसिस है वो महिलाओं के अंदर 40-45 साल की उम्र के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग, जिसके अंदर मसूड़ों से खून आता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम साइनोकोबालामीन है, विटामिन B12 का। नेक्स्ट सवाल है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से एक तो रिकेट्स या सूखा रोग होता है, जो बच्चों के अंदर होता है, हड्डियों के रोग है ये। और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क के अंदर होता है, ये भी हड्डियों का रोग है। तो विटामिन डी की कमी से ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से कौन सा रोग हो जाता है? देखो वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं GH, ये हार्मोन अपने पीयूष ग्रंथि हैं जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो स्रावित करती है। और इसका काम है शरीर की वृद्धि करना। तो जब ये हार्मोन कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आदमी की वृद्धि रुक जाती है, तो वो आदमी बोना हो जाता है। लेकिन जब ये हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है तो उस कंडीशन में जो अपनी वृद्धि है वो अनियमित रूप से होने लगती है, उस कंडीशन को कहते हैं अतिकायता या एक्रोमेगेली। नेक्स्ट, देखो वृद्धि और विकास में कमी, अगर केवल वृद्धि हो तो वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन की वजह से होता है, लेकिन वृद्धि और विकास दोनों हैं ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। देखो विकास यानी मस्तिष्क का विकास होता है। अपने सर्कस में कभी बौने देखे होंगे, तो वो हाइट तो छोटी होती है लेकिन दिमागी रूप से वो सही होते हैं, तो वो वृद्धि हार्मोन की कमी है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बौने भी होते हैं और मानसिक रूप से भी सही तरह से नहीं होते हैं, तो वो अपने थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट सवाल है निकट दृष्टि दोष से संबंधित गलत विकल्प है। तो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। निकट दृष्टि दोष नाम से तो ऐसे लगता है जैसे निकट में देखने में कोई दोष होगा, जबकि गलत बात है। निकट दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को निकट का नहीं दिखता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन दे रखा है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का देखने में समस्या आती है, बिल्कुल सही बात है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं देखने में समस्या आती है, ये गलत है। और अवतल लेंस द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। निकट दृष्टि दोष यानी दूर का जब आदमी को नहीं दिखता है तो उस कंडीशन में अवतल लेंस है, जो अवतल लेंस होता है माइनस नंबर का जो चश्मा लगता है उस व्यक्ति को, ठीक है, अवतल लेंस। और इसे मायोपिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, कभी कभार निकट दृष्टि दोष की जगह मायोपिया लिखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस या एनीमिया रोग होता है। ये पहले ग्रह रोग जिसके अंदर क्या होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ी जमना, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और जीरोथेल्मिया है वो अपने विटामिन A की कमी से होता है। नेक्स्ट, कौन सा गलत मिलान है? तो ऑप्शन ए है जीर्ण दृष्टि दोष। देखो जीर्ण दृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, उम्र दराज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति को ना तो निकट का सही ढंग से दिखता है और ना ही दूर का दिखता है, उस कंडीशन में उसको जीर्ण दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसमें निकट और दूर दोनों का नहीं दिखना और द्विफोक्सी लेंस द्वारा समाधान होता है। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति का जो चश्मा बनता है इस तरह से, तो यहाँ नीचे होता है उत्तल लेंस और ऊपर होता है अवतल लेंस, एक ही कांच के अंदर, एक ही लेंस के अंदर। तो ऊपर अवतल लेंस होता है, नीचे उत्तल लेंस। तो ऊपर से आदमी देखता है तो उसको दूर का दिखाई लगता है, और नीचे से देखता है तो निकट का दिखने लगता है। तो द्विफोक्सी लेंस द्वारा इसका समाधान किया जाता है, ये भी याद रखना। दूरदृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में कहता है हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब है दूर का नहीं दिखना, तो ये गलत बात है। दूरदृष्टि दोष के अंदर निकट का नहीं दिखता है, और जबकि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? नेत्र लेंस का धुंधलापन, याद रखना।
नेत्र लेंस जब धुंधला हो जाता है तो उस कंडीशन को अपना मोतियाबिंद कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष है, ये उत्तल लेंस द्वारा समाधान है। बिल्कुल सही बात है, दूरदृष्टि दोष है, इसके अंदर उत्तल लेंस यानी कि प्लस नंबर के जो चश्मे लगते हैं वो उत्तल मतलब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, पीलिया रोग में होता है, पीलिया रोग जॉन्डिस कहते हैं इसको। पीलिया रोग के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर बिलीरुबिन नामक एक वर्णक होता है जो पीले कलर का होता है, उसकी मात्रा है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, शरीर में मेलेनिन वर्ण की अधिकता। तो देखो मेलेनिन है वो अपने शरीर के काले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। काला रंग, जिस व्यक्ति के अंदर मेलेनिन ज़्यादा है वो ज़्यादा काला होता है, मेलेनिन कम होता है वो कम काला होता है। और मेलेनिन वर्णक बालों में भी पाया जाता है, जिसके बाल ज़्यादा काले हैं या काले हैं तो वो मेलेनिन वर्णक की वजह से हैं। नेक्स्ट सवाल है अल्जाइमर रोग। तो देखो अल्जाइमर रोग क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर याददाश्त वगैरह है वो बिल्कुल नहीं रहती है, वो बार बार भूल देते हैं, भूलने की बीमारी होती है। ये अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क का बीमार है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूरॉन है वो डीजनरेट होने लगते हैं। नेक्स्ट, मैदुरता या मोटापा या ओबेसिटी का प्रमुख कारण है। तो ये तो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा होगा कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना मोटापे का कारण है। जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमा होना। तो देखो जोड़ों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, ये हड्डी हैं, ये दूसरी हड्डी, ये आपस में यहाँ जॉइंट होती है तो इसको बोलते हैं जोड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिक अम्ल अगर जमा हो जाए तो उस कंडीशन को अपन कौन सी बीमारी कहते हैं, गाउट। तो जोड़े दर्द करने लगते हैं, गाउट। सफेद बाल किसके कारण आते हैं। तो याद रखना, बालों के अंदर अभी बताया था मेलेनिन वर्णक होता है, और ये मेलेनिन का जब क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति का जो बालों का कालापन खत्म हो जाता है और सफेद बाल आने लगते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रेव्स रोग किसके कारण होता है। तो देखो ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स डिजीज, तो ये जो रोग हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन की अति सक्रियता की वजह से होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो आंखें हैं वो एकदम बड़ी बड़ी सी दिखने लगती हैं, व्यक्ति की आंखें बड़ी हो जाती हैं, इसमें हो जाता है थायराइड की अति सक्रियता। नेक्स्ट, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। क्यों, क्योंकि बिलीरुबिन वगैरह है ये यकृत के अंदर ही बनते हैं, बिलीरुबिन। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, WBC जो सेल्स होती है वो अनकंट्रोल्ड रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को अपन ब्लड कैंसर कहते हैं। एक और नाम दे रखा है यहाँ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये क्या होता है, आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। और हीमोफीलिया के अंदर अगर व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो इसके क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। ठीक है, अगर चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, रुकती नहीं है। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो अपनी RBC होती है, जो रक्त के अंदर होती है, लाल रक्त कणिका कहते हैं इसको, इसका जनरली इस तरह से अवतल आकार का शेप होता है, और ये क्या हो जाती है फिर सिकल यानी आसिया, ठीक है, दांती कहते हैं अपन, इस तरह का RBC शेप कर लेती हैं, तो ऑक्सीजन वगैरह है वो ले जाने में कम सक्षम होती है इस सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट है मीनामाता रोग किस तत्व के पानी में प्रदूषण से फैलता है। तो मीनामाता रोग मरकरी या पारा, अगर ये शरीर पानी अपन ये मतलब मरकरी या पारा युक्त पानी पीते हैं तो उस कंडीशन में अपने को मीनामाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट, दिल के दौरे या हृदय आघात का कारण होता है, हार्ट अटैक। दिल का दौरा, हार्ट अटैक या हृदयघात। देखो ये हृदयघात है, आगे आएगा हृदयपात, हार्ट फेलियर जिसे कहते हैं। इन दोनों में फर्क समझ लेना। देखो ये हार्ट है अपना, हृदय, तो हृदय के अंदर क्या होता है, अगर इसका काम है क्या, शरीर को ब्लड पंप करना, शरीर को रक्त पहुंचाना। मोटर है अपनी ये। तो अगर ये हृदय शरीर को रक्त पहुंचाने में अक्षम हो जाए, यानी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मान लो रक्त की डिमांड बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में हृदय
एकदम इतना मतलब सक्षम नहीं होता कि सबको प्रॉपर ब्लड पहुंचा दे, तो उस कंडीशन को तो अपन कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हो गया भाई, हिंदी में कहते हैं इसको हृदय पात, हृदय पात। और जब हृदय अपनी ही मांसपेशियां होती है जो हृदय के अंदर हृदय पेशी होती है, उस तक ब्लड नहीं पहुंचा पाता है, तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं हृदयघात या दिल का दौरा। दिल का दौरा, हृदय को आघात लगा, हार्ट अटैक कहते हैं इसको। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हृदय को जो खुद को सप्लाई करती है वो होती है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी होती है। ये अगर ब्लॉक हो जाए तो हृदय अपनी ही मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है और वो हार्ट अटैक का कारण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब हृदय सभी अंगों में रक्त की आपूर्ति करने में अक्षम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हृदयपात या हार्ट फेलियर। एक ऑप्शन दे रखा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी हाई होना। हाइपर का मतलब, देखो हाइपर शब्द आए कहीं भी तो इसका मतलब होता है बढ़ना कोई चीज, और हाइपो शब्द आए इसका मतलब होता है घटना, कम होना। बीपी होता है ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? देखो अजीर्ण का मतलब क्या होता है? अपच। जब व्यक्ति के खाना ढंग से नहीं पचता है, पेट के अंदर दर्द और जलन होने लगती है, एसिडिटी वगैरह है, इसकी वजह से ये अजीर्ण की समस्या आती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? एसिडिटी होती है तो अपन क्या लेते हैं? एंटासिड। एंटासिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जिसको मिल्क और मैग्नीशियम वगैरह कहते हैं, ये लेते हैं। तो एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक होते हैं दर्द निवारक, दर्द निवारक होते हैं। डाइक्लोफेनिक वगैरह ये दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं। एंटीसेप्टिक, ये क्या करता है? कोई भी शरीर से जो बाह्य घाव है, ठीक है, वहां पे है जो जीवाणु वगैरह की वृद्धि को रोकते हैं, एंटीसेप्टिक। जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो गया, आयोडोफॉर्म है, डेटॉल है, ये सारे क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक। और एंटीबायोटिक शरीर के अंदर जो जीवाणुओं की वृद्धि है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है, उसको रोकते हैं ये एंटीबायोटिक। आजकल एंटीबायोटिक आपने नाम सुना होगा, एमोक्सिक्लिन वगैरह, पेनिसिलिन होती है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये सारे एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा रोग निकल के कारण होता है? तो निकल के कारण कौन सा रोग होता है? त्वचा शोथ। त्वचा शोथ क्या होता है? वास्तव में स्किन के ऊपर छोटे छोटे चकते या एलर्जी टाइप बनने लगते हैं, चकते बनते हैं त्वचा शोथ में। ये निकल, ये जो तत्व है इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो देखो दर्द से राहत कौन दिलाती है? पीड़ा नाशक या दर्द नाशक, और इसको कहते हैं एनाल्जेसिक। ये दवाएं डाइक्लोफेनिक वगैरह होती हैं, ठीक है। एक ऑप्शन लिख रखा है एंटीपायरेटिक या ज्वरनाशी। एंटीपायरेटिक, ठीक है, यानी कि जो तापमान को कम करती हैं, तापमान के एंटी हैं, तो वो दवाएं होती हैं, वो एंटीपायरेटिक होती है, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन वगैरह। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो देखो स्क्रबी वगैरह विटामिन सी की कमी से होता है। दमा और अस्थमा खुद एक एलर्जी है, ये श्वसन मार्ग के अंदर कोई भी एलर्जिक पदार्थ चला जाता है तो उस कंडीशन में दमा या अस्थमा होता है। मधुमेह है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। जबकि खसरा है वो वायरस, खसरा इसको मीजल्स कहते हैं, ये वायरस की वजह से होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी तीनों असंक्रामक है जबकि ए है खसरा संक्रामक है। निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, गुणसूत्रों के साथ जाते हैं, तो वो उनको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। ऑप्शन ए है वर्णांता, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति है जो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, रंगों में भेद नहीं कर पाता है, उसको सारे रंग एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये एक आनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी आनुवांशिक रोग होते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि होती तो मादा है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर होता है नर, लेकिन इनमें गुणसूत्र ऊपर नीचे होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि मादा होती है मनुष्य के अंदर, उसके अंदर XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर के अंदर XY जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये जो XX गुणसूत्र ये XY गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर
किसी मादा को टर्नर सिंड्रोम है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स और जीरो, यानी कि केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो मादा पूर्ण रूप से स्त्री नहीं होती है, उसके अंदर स्तन ग्रंथियां हैं वो अविकसित रहती हैं, ठीक है, वो नपुंसक या बांझ भी हो सकती हैं। और नर नर के अंदर होता है एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर के अंदर एक्स एक्स वाई, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र इसके अंदर अतिरिक्त होता है। तो इसमें क्या होता है, नर होता है लेकिन इसके अंदर मादाओं के लक्षण होते हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां हैं वो ज़्यादा विकसित होती हैं और वर्षण वगैरह है वो कम विकसित होते हैं। तो ये व्यक्ति भी जनन करने में अक्षम होता है। जीरोथैलेमिया आपको पता ही है विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो इसमें आनुवंशिक रोग ये नहीं है। डी, विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथैलेमिया। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तंत्र की अति सक्रियता कहलाती है। तो याद रखना प्रतिरक्षा तंत्र की अति सक्रियता एलर्जी कहलाती है। देखो अपने शरीर है उसके अंदर एक तंत्र है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का काम है अपने को बीमारियों से बचाना, या फिर कह दो ऐसे कह दो कि बाह्य जो भी एंटीजन है, बाहर से एंटीजन आते हैं उनके खिलाफ है जो कार्य करना। तो क्या होता है कभी कभार क्या होता है व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ आता है जो लगते हैं कि ये बाह्य एंटीजन है, तो शरीर है जो हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उसके प्रति, उस कंडीशन को कहते हैं अपन एलर्जी। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को ये परागकण वगैरह इनसे एलर्जी होती है, धूल मिट्टी कण है, ठीक है, कुछ को खाद्य पदार्थों से भी एलर्जी होती है। तो वो क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र उसको सोच लेता है कि ये कोई बाह्य एंटीजन है, अपने लिए घातक हो सकता है, इस वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो एक्टिवनेस दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट में एक और ऑप्शन दे रखा है मिर्ग या एपिलेप्सी। तो ये मस्तिष्क का विकार है, ये मिर्ग या एपिलेप्सी। लकवा वगैरह भी मस्तिष्क से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक साइड के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। और एसिडिटी तो आपको पता ही है, पाचन तंत्र से संबंधित विकार है, याद रखना। नेक्स्ट माइस्थेनिया ग्रेविस संबंधित है। देखो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो मांसपेशियों से संबंधित विकार है। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति है वो संकुचन शिथिलन है, उसके अंदर मतलब मांसपेशियों को इतना एक्टिव नहीं कर सकता है, बार बार संकुचित नहीं हो सकती हैं, शिथिल पड़ी रहती है मांसपेशी। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इसके जो मांसपेशियां हैं उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बन जाते हैं शरीर के अंदर। जब शरीर में कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो उस स्थिति क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन जब अनियंत्रित होता है तो उस स्थिति को कैंसर या कर्क रोग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण विल्सन रोग का नहीं है। देखो विल्सन रोग है जो कॉपर या तांबे की पॉइजनिंग की वजह से होता है। ठीक है, और इस कंडीशन के क्या क्या लक्षण है, एक तो है बोलने निगलने या शारीरिक समन्वय के अंदर परेशानी। व्यक्ति ना ढंग से बोल पाता है, ना ढंग से खाना खा पाता है, ना शरीर का जो बैलेंस सही ढंग से बना पाता है, और मांसपेशियां सारी अकड़ जाती है और अनियंत्रित रूप से इसके अंदर गतियां होने लगती हैं। पैरों और पेट में निर्मित तरल, पैरों और पेट के अंदर विशेष रूप से एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ये विल्सन रोग के तीनों ए बी सी ये लक्षण है, याद रखना। जबकि रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आनुवंशिक विकार है जिसकी वजह से व्यक्ति हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो देखो थैलेसीमिया, हालांकि ये चारों आनुवंशिक विकार ही है। हीमोफीलिया है, ये भी आनुवंशिक विकार है, इसके अंदर व्यक्ति का रक्त का थक्का सही ढंग से नहीं बनता है। वर्णांता के अंदर कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, और इसमें व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती हैं। थैलेसीमिया है उसके अंदर व्यक्ति हीमोग्लोबिन का सही ढंग से निर्माण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर अपन ने देखा था कि एक तो होता है हीम पार्ट और दूसरा होता है ग्लोबिन चैन। तो ये ग्लोबिन चैन होती है, जो ग्लोबिन श्रृंखला होती हैं, इसका निर्माण है सही ढंग से नहीं हो पाता है जिस व्यक्तियों में थैलेसीमिया रोग है। तो इस वजह से हीमोग्लोबिन सही ढंग से निर्मित नहीं हो पाता है। आमतौर पर प्रयोग में आने वाली वो दवा कौन सी है जो दर्द का उपचार और कुछ शारीरिक तापमान को कम करने में सहायक होती है। ये तो सबका पता होगा कि दर्द का उपचार और शारीरिक तापमान को कम करने में कौन सी दवा होती है। तो अपन लेते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल होते हैं जो अपने बुखार वगैरह में यूज करते हैं, तो शारीरिक तापमान को भी कम करती हैं और दर्द है वो भी कम करती हैं। ऑप्शन और भी देख ले, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है, गुइफेंसिन है और डाइक्लोफेनिक है। तो डाइक्लोफेनिक तो अपन देखा था अभी, दर्द निवारक हैं, ये एनाल्जेसिक है।
और डेक्स्ट्रोमिथोर्फन और ये गोइफेनेसिन है, ये दोनों खांसी के अंदर, कफ के अंदर ये टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है, टैबलेट सिरप, ठीक है। तो वो कंडीशन डेक्स्ट्रोमिथोर्फन और गोइफेनेसिन। नेक्स्ट है वे कैंसर ट्यूमर जो आमतौर पर अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं और थोड़ी ही क्षति पहुंचाते हैं, उन ट्यूमरों को क्या कहते हैं? देखो ट्यूमर मतलब वही कैंसर, ट्यूमर कह दो कैंसर कह दो एक ही बात है, या गांठ कह दो। तो ये क्या होता है कि अगर कैंसर बना, जैसे मान लो कोई गांठ बन गई, वो एक ही जगह रह रही है, ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादा घातक नहीं है, उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। तो वो होता है अपना बेनाइन या सौम्य ट्यूमर, ठीक है, बेनाइन होता है। और जबकि कुछ कैंसर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह का रक्त या लसिका के माध्यम से इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, मैलिग्नेंट होते हैं, वो घातक होते हैं, वो घातक होते हैं और एक ही जगह रहते हैं और कम क्षति पहुंचाते हैं, वो सौम्य या बेनाइन होते हैं। नेक्स्ट, बवासीर या पाइल्स, या इसको लोकल भाषा मस्सा भी कहते हैं, इससे संबंधित गलत विकल्प हैं। तो देखो मस्सा क्या होता है, जैसे ये है अपनी गुदा नाल, एनल कैविटी है, ये एनल कैनाल है सॉरी, तो गुदा नाल, तो यहाँ आसपास क्या होती है, यहाँ रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। तो जिन व्यक्तियों के अंदर कब्ज रहती हैं, और कब्ज किन किन वजह से रह सकती है, मान लो शारीरिक व्यायाम कम कर रहा है, तेलीय पदार्थ और चटकीले पदार्थ ज़्यादा खा रहा है, तो उस व्यक्ति को कब्ज है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसको मल त्यागने के अंदर कठिनाई आएगी, मल त्यागने में कठिनाई आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोर्स लगता है, तो यहाँ से ये ब्लड वेसल्स है वो बाहर आ जाती है, इस तरह से, इस तरह से ये ब्लड वेसल्स बाहर आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, जब मल त्यागता है आदमी तो और ज़्यादा प्रेशर लगाता है, ठीक है, फोर्स से मल त्यागता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये फट जाती हैं और इस ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होने लगती है। इस कंडीशन को अपन बवासीर या पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं, ठीक है। तो ये किस किस वजह से होती है और इनका कैसे इलाज हो सकता है? इसका क्या होता है कि अपन मान लो खाने के अंदर रफेज, रफेज यानी जो फाइब्रस फूड होता है, फाइब्रस सब्जियां होती हैं, वो अगर अपन खाए तो क्या होता है कि कब्जी नहीं रहेगी, और कब्जी नहीं रहेगी तो ये समस्या है जो कम आएगी। तो ऑप्शन ए है कि कारण होता है कब्ज है, चिंता, तनाव, तैलीय और चटकीले पदार्थों का सेवन, बिल्कुल सही बात है। और मल त्याग के समय कठिनाई और ब्लीडिंग, रक्तस्राव भी होती है, ये बात भी सही है, इसका लक्षण है। और खाने में रफेज यानी रेशेदार सब्जियों की मात्रा ज़्यादा लेने से बवासीर की समस्या नहीं होती है, ये बात भी सही है। तो कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। अंतिम सवाल ये है कि गाउट बीमारी संबंधित है, तो गाउट के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो अपने जॉइंट होते हैं, जोड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल का जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन गाउट कहते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, तो ये जोड़ों से संबंधित बीमारी है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।